Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लुसेंट सामान्य विज्ञान का आज जो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं क्वेश्चन, यह है लुसेंट सामान्य विज्ञान रसायन विज्ञान का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पार्ट 1 इसका हो गया है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को देखा। आज पार्ट 2 की बारी है और पार्ट 2 में हम 50 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न रसायन विज्ञान का देखेंगे। चलिए आगाज करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न देते हैं। 50 में पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। ऑप्शन 1 है आइसोटॉन्स, ऑप्शन 2 है आइसोटॉप, ऑप्शन 3 है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन 4 है वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर आप देखिए और बताइए कौन सा सही लग रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है मित्र, ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले अणु परमाणु या आयन होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन 2 सम आयतनिक, ऑप्शन 3 समभारिक, ऑप्शन 4 समस्थानिक। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समभारिक। इसे क्या बोलते हैं? समभारिक। जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। चलिए, तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक परमाणु वाला है? ऑप्शन 1 है 1H1 और 1H3, ऑप्शन बी है 1H1 और 1H2, ऑप्शन सी है C612 और C614, ऑप्शन डी है ऑर्गन 1840 और कैल्शियम 2040। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए, समभारिक है। देखिए यहाँ भी जो 40 है और यहाँ जो दोनों का जो द्रव्यमान संख्या है वह 40 है और इसलिए समभारिक हो जाएगा, समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 को देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन 1 है तत्व की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन 2 है तत्व के समस्थानिकों की संख्या पर, ऑप्शन 3 है तत्व की द्रव्यमान संख्या पर, ऑप्शन 4 है तत्व में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्र, है ना। तत्व की सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं तत्व की सबसे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलिए, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरल या जे थॉमसन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी बेकरल। कौन सा होगा? तो हेनरी बेकरल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मित्र, ये क्या होगा? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या है? क्यूरी। चलिए 56 को देखते हैं। रेडियो धर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंट, पॉलरीमीटर, कैलोरीमीटर या बैरोमीटर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, गीगर मूलर काउंटर। चलिए, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? सीसा, इस्पात, लोहा या एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीसा। कौन सा होगा? सीसा। सीसा सही आंसर होगा। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? सीसा से बने पात्र में। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का, रेडियो तरंगों का या अवरक्त तरंगों का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मित्र, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का, ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं? अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा किरण में या एक्स किरण में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा किरण में। किसमें होगा? बीटा किरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? बीटा किरण। क्या होगा? बीटा किरण राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।
रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? ऑप्शन 1 बीटा उत्सर्जन, ऑप्शन 2 गामा उत्सर्जन, ऑप्शन 3 ऑक्सीकरण, ऑप्शन 4 है उत्सर्जन, अल्फा उत्सर्जन। तो अब राइट आंसर इसका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका राइट आंसर होगा, गामा उत्सर्जन जो है ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? देखिए, आरोही क्रम बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब हो गया छोटा से बड़ा की ओर, और आरोही क्रम बढ़ते क्रम, है ना, तो बड़ा से। तो इसमें जो है आपका अल्फा बीटा की वेधन शक्तियां अपने आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम में किस प्रकार होगा? तो वह ऑप्शन 1 है अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन 2 है गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन 3 है बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन 4 है गामा अल्फा बीटा। तो राइट आंसर इसका जान ही रहे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। यह आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब हुआ सबसे पहले बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला। तो ये हो गया अवरोही क्रम, है ना। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। तो इसमें गामा की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा होती है, फिर इससे कम जो वेधन क्षमता होती है वो बीटा की होती है, फिर बीटा से भी कम जो वेधन क्षमता होती है वह अल्फा की होती है। तो जो सबसे पहले जिसकी वेधन क्षमता अधिक है वो 1 नंबर पर, फिर जो उसके बाद थोड़ा सा उससे कम है वो 2 नंबर पर, और जो उससे कम है वो 3 नंबर पर। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण, है ना, एक्स किरण, गामा किरण या बीटा किरण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मित्र, अल्फा किरण। क्या होगा? अल्फा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति मतलब वेधन क्षमता इसका कम है। आपने यहाँ भी देखा इस ऑप्शन में सबसे कम किसका था? अल्फा का ही था। यहाँ भी अल्फा की वेधन क्षमता कम है। चलिए, अल्फा कण में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 4 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, है ना, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए, अल्फा पार्टिकल्स डैश होते हैं? ऑप्शन 1 बीटा पार्टिकल्स से मात्रा में दुगने, ऑप्शन 2 ऋण आवेशित, ऑप्शन 3 गामा किरणों की तुलना में कम आयनाइजिंग क्षमता, ऑप्शन 4 बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। तो इसका राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर डी होगा मित्र, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, 2 पॉजिट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग, 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, ये सही है। रेडियो एक्टिव सामग्री के उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेश कण, उदासीन कण, विद्युत चुंबकीय विकिरण या केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा मित्र, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गामा किरणें किससे बने होते हैं? मेसॉन कण से, न्यूट्रिनो कण से, हिग्स बोसान से या विद्युत चुंबकीय तरंगों से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु संख्या नहीं बदलता। ऑप्शन 2 है नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है। तीसरा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं। चौथा है न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है मित्र, जो कि सही है। न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। जब किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? तो न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? सीसा, पोटेशियम, प्लूटोनियम या मोलिब्डेनम? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, प्लूटोनियम। कौन सा होगा? प्लूटोनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म, पौधा, चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, जीवाश्म। क्या होगा? जीवाश्म। कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 1 है ना C614, ऑप्शन 2 613, C613, ऑप्शन 3 है C612, ऑप्शन डी है C612 व C614। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मित्र, केवल C614। यह जो है राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिन में हो जाएगा, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिन में हो जाएगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में होगा, पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिन में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्र, है ना, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। यह जो है राइट आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 140 दिन बाद, 70 दिन बाद, 210 दिन बाद या 280 दिन बाद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा 140 दिन बाद। कितने दिन बाद? 140 दिन बाद। चलिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? 3200 वर्ष, 1/4 वर्ष, 1/8 वर्ष, 1/16 वर्ष? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका 3200 वर्ष। चलिए, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका, है ना, फास्फोरस 32। क्या होगा? फास्फोरस 32, ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत के अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार या गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार? कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ऑप्शन आपने पढ़ लिया। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। यह जो है सुमेलित नहीं है। बाकी कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार सही है, आयोडीन 131 थायराइड के अर्बुद का उपचार एकदम सही सुमेलित है, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार सही सुमेलित है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण? राइट आंसर जो इसका होगा मित्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरणें। कौन सा होगा सही आंसर? तो इसका राइट आंसर गामा किरणें होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची दिया हुआ है, सही उत्तर चुनना है, और नीचे इसका जो है कूट भी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं पहले, ऑप्शन नंबर सी है मित्र। देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर है। अब इससे आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहला देखिए क्या है, ए का 4 यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन, ये हो गया एक का। अब देखिए 2 का 1 कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार, ठीक है, 2 मिल गया। अब देखिए आयोडीन का समस्थानिक, ये होगा गलगंड का उपचार, ठीक है। और 4 है रेडियम का समस्थानिक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 द्वितीयक कैंसर का उपचार, ये जो है सही है। तो अब आपके सामने जो है देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं सारा जो है ये आपका मिला हुआ है, मतलब कि आंसर ये किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा राइट होगा, है ना। यूरेनियम का समस्थानिक हो गया नाभिकीय ईंधन, कोबाल्ट का समस्थानिक ये हो गया आपका कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार, आयोडीन का समस्थानिक ये गलगंड का उपचार, और रेडियम का समस्थानिक द्वितीयक कैंसर का उपचार, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ऑप्शन 1 संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन 2 विखंडन, ऑप्शन 3 रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन 4 प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो राइट आंसर आप जान ही रहे हैं, आपका दिल कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो बी राइट है,
विखंडन अभिक्रिया जो है यह आपका सही आंसर होगा, सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करता है। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है? परमाणु रूपांतरण की, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की, एक नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर, ऑप्शन 4 है अणुओं के उपखंड की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्र, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे के एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। देखिए अभिकथन कहता है कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण है वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। अब देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट है, इसको पढ़ लीजिए आप। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। ऑप्शन एक ही सही आंसर है इसका कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। चलिए ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और नियंत्रित नाभिकीय संलयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी है। जानते ही हैं आप, आपका दिल कह ही रहा है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यह जो है परमाणु बम का सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर आधारित है। चलिए, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है ना? परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन एक तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया, ऑप्शन 2 रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन 3 नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और ऑप्शन 4 है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यह जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल मैन और फैट बॉय, लिटिल गर्ल और फैट वुमेन, लिटिल वुमेन और फैट गर्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मित्र। जान ही रहे हैं आप, लिटिल बॉय और फैट मैन को गिराया था। चलिए ठीक है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सोडियम था उसमें, पोटेशियम था या प्लूटोनियम था या यूरेनियम था? सही आंसर कौन सा होगा? आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन सी राइट है। उसमें क्या था? प्लूटोनियम, है ना। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक जो है प्रयुक्त था? प्लूटोनियम। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्र, है ना। दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, ये सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता या एक्स किरण उत्सर्जन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, नाभिकीय संलयन। यह जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रण विखंडित अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अब इस अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, इसमें बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। जानते ही हैं आप, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ये सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर बॉन द्वारा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा या सैमुअल कोहेन द्वारा? तो सही आंसर इसका जो होगा 90 का जान ही रहे, ऑप्शन नंबर ए राइट है। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का खोज किया था एडवर्ड टेलर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? बोनोइट, फॉर्निरॉन, एडोल्फ गैस्टन यूजेनक्विक, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग या एनरिको फर्मी? तो परमाणु रिएक्टर आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें कहने की क्या बात है? एनरिको फर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड का काम करती है। कैडमियम रॉड किसकी काम करती है? तो सही आंसर इसका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को
अवशोषित करती है। ये काम कौन करता है? तो ये करता है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड, कैडमियम की रॉड। ये चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। चलिए ठीक है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। ऑप्शन 1 भारी पानी, ऑप्शन 2 ग्रेफाइट, ऑप्शन 3 पानी, ऑप्शन 4 कैडमियम। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और कैडमियम जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है संलयन, रेडियो सक्रियता, विखंडन या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जान रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट है, विखंडन सही आंसर होगा। चलिए ठीक है। 95 कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवित सोडियम, समुद्री जल या भारी जल। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मित्र, द्रवित सोडियम। क्या होगा? द्रवित सोडियम इसका सही आंसर होगा। चलिए, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बोरॉन का, भारी जल का, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मित्र, ये हो जाएगा बोरॉन का। किसका होगा? बोरॉन का। चलिए ठीक है। 97 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ओजोन, भारी हाइड्रोजन है, भारी जल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप जान ही रहे हैं, भारी जल D2O, जिसका परमाणु भार 20 होता है। चलिए भारी जल सही आंसर है। 98 नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, साधारण जल को या रेडियम को। तो सही आंसर मित्र इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ग्रेफाइट को। किसको? ग्रेफाइट को। चलिए ठीक है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका काम है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 को देखते हैं। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो ऑप्शन 1 है वी आयनित अर्थात डी आयनाइज्ड जल, ऑप्शन 2 है ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है बर्फ और जल का मिश्रण, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है मित्र, है ना, हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड है। कौन? परमाणु रिएक्टर में भारी जल। तो भारी जल ये होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने पार्ट 2 देखा, लुसेंट सामान्य विज्ञान रसायन विज्ञान के 50 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखा हमने। फिर आएंगे अगला पार्ट 3 लेके, जिसमें हम लोग 100 से 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे, और इस तरह से कुल 14 पार्ट आएगा, 14 पार्ट आएगा, जिसमें टोटल 700 क्वेश्चन जो रसायन विज्ञान का है वो लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।